दोस्तों, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस वक्त पर यूनान का एक राजदूत मेगास्थनीज भारत में 15 वर्ष तक मौर्यों के साम्राज्य में रहकर गया था। मेगास्थनीज ने मौर्यों के साम्राज्य शासन प्रशासन के बारे में आंखों देखा बयान अपनी पुस्तक में किया था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतवर्ष के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों पर ताले नहीं लगाते और यहाँ तक कि उन्हें न्यायालयों में भी जाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। निश्चित ही प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल स्वर्णिम युग था। तब पाटलिपुत्र दुनिया के गिने चुने नगरों में से एक था। पाटलिपुत्र के मध्य में मौर्यों का राजप्रासाद स्थित था। स्ट्रेबो ने लिखा है कि मौर्यों का राजभवन एशिया के प्रसिद्ध सूसा एवं एकबटना के राजभवन से भी कई गुना खूबसूरत और भव्य था। जो लोग मौर्य कला पर ईरानी कला के प्रभाव के पक्षपाती हैं, उन्हें इसका जवाब खोजना चाहिए। मेगास्थनीज ने लिखा है कि मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी, चांदी के पक्षियों को उन पर सजाया गया था। पूरा महल सोने चांदी से सुसज्जित था। 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में फाहियान भारत की यात्रा पर आया था और जब उसने मौर्यों के राजमहल को देखा तो फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत की डायरी में लिखा है कि मौर्यों के शाही महल आज तक वैसे के वैसे ही खड़े हैं। वो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया, दांतों तले उंगली चबा गया और सोचने लगा, इतना भव्य निर्माण इंसान शक्ति के द्वारा कर पाना क्या संभव है। ये सारी बातें उसने अपनी यात्रा वृतांत की डायरी में व्यक्त की है, लिखी है। पुरातात्विक आधार पर सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। प्राचीन भारत से लेकर आज तक के इतिहास में भारत के इतने बड़े भूभाग पर किसी भी राजा ने राज नहीं किया। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि 2000 साल पहले ही भारत के उस प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिस वैज्ञानिक सीमा के लिए ब्रिटिश उत्तराधिकारी ताउम्र व्यर्थ की आहें भरते रहे तथा जिसे 16वीं-17वीं सदी में मुगल बादशाह भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके। अशोक के राजपद का आदर्श था कि मुझे हर समय हर जगह पर जनता की आवाज सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं अंतपुर में हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ, राज्य का कोई भी अधिकारी जनता की बात मुझ तक पहुँचा सकता है। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है। सभी मनुष्यों को अपनी संतान मानने वाले सम्राट अशोक ने सभी मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों पर पेड़ लगवाए। सम्राट अशोक अपने जनहित के कार्यों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उनकी इन सब बातों के प्रमाण उनके खुद के शिलालेख हैं जो हमें पाली प्राकृत भाषा और धम्म लिपि में लिखे हुए मिले हैं। सम्राट अशोक की जोड़ का इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक भी सम्राट आज तक पैदा नहीं हुआ। कलिंग के युद्ध के बाद गंगा घाटी के उस धर्म को सम्राट अशोक ने उठाकर विश्व धर्म का रूप दे डाला। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किया और सम्राट अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किया और पूरी दुनिया में वो खिताब, वो मुकाम पाया जो बहुत कम ही सम्राटों को पूरे विश्व में या पूरे विश्व के इतिहास में देखने को मिलता है। जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार पूरे यूनान में आंखें गड़ाए हुए थे, अशोक की आंखों ने वो दार्शनिक और दर्शन भारत से ही खोज निकाले थे। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बिखरे बिखरे पड़े थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया। बौद्ध परंपराओं के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया था जिनकी चमक आज भी शानदार है, आज भी बेमिसाल है। सम्राट अशोक के स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। 40 से 50 फीट ऊंचे ये स्तंभ एक ही पत्थर के बने होते थे जिनकी चमक कई युगों से कई राजाओं को, कई लोगों को प्रभावित करती आई। सारनाथ के स्तंभों पर सिंहों की जैसी शक्ति का प्रदर्शन है। उनकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है, वह न केवल इस देश के बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में मूर्ति विन्यास में अप्रतिम है, अद्भुत है। मौर्य प्रशासन वस्तुतः अनुशासन ही था। जयचंद्र विद्यालंकर इसे अनुशासन ही मानते हैं। सुविधा के हिसाब से इसे प्रशासन भी कहें तो रोमिला थापर ने लिखा है कि मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिनमें अनेक विभाग एवं अधिकारी थे जिनके कार्य पूर्णतः स्पष्ट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कई ज्यादा संगठित था। सेना भी ऐसी कि सेल्यूकस की फौज को हारना पड़ा था और इधर मुगलों की फौज दुर्बल पुर्तगाली फौज से भी हार गई थी। सही अर्थों में सम्राट अशोक प्रथम राष्ट्रीय शासक थे जिन्होंने पूरे देश को एक भाषा और एक लिपि देकर एकता के सूत्र में बांध दिया था।
स्वतंत्र भारत ने सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ को अपने राज चिन्ह के रूप में अपनाकर उस महान सम्राट के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की किताब सम्राट अशोक का सही इतिहास की भूमिका से दी है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय।